बख्श देता है ईश्वर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 29 फरवरी की देर रात तक दिल्ली में बैठक होती रही, जहां भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय कर रहा था कि पहली सूची में लोकसभा के लिए कौन कौन से प्रत्याशी तय किए जाएं। जिन हारी हुई सीटों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा ध्यान है, उस पर गहन चिंतन मंथन के बाद देर सवेरे तक बैठक खत्म हुई। 1 मार्च की सुबह होते तक ढेर सारी जानकारियां धीरे धीरे कर हमारे पास आनी शुरू हो गई। दोपहर में जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, उसके थोड़े देर बाद हो सकता है कुछ नामों का ऐलान हो जाए, लेकिन हमारे पास जो पुष्ट जानकारी है उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ से एक बार फिर सरोज पांडे किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली है, या विजय बघेल रिपीट किए जा रहे हैं दुर्ग से, जिनकी आज सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। इन चर्चाओं के अलावा वो ढेर सारी बातें हैं जिन्हें आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। टिकटों का ऐलान तो कुछ समय बाद हो ही जाएगा, लेकिन यह समझना होगा कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार ये तय कर रही है कि 400 पार इस बार का लक्ष्य हासिल हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें मिलेगी। कुल मिलाकर एनडीए को जो 400 पार का लक्ष्य रखा गया, उसमें छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका होने वाली है। 11 में से 11 सीटें मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा दबाव सीएम विष्णुदेव साय उनकी टीम के ऊपर भी है और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर भी है। यही कारण है कि जब आज 4,800 करोड़ का कर हस्तांतरण हुआ, तो उस बारे में पत्रकारों को सीएम विष्णुदेव साय ये बता रहे थे कि डबल इंजन सरकार होने का क्या फायदा होता है। यही फार्मूला लोकसभा चुनाव में भी लागू होगा। डबल इंजन की सरकार का नारा बुलंद होगा। फिलहाल विष्णुदेव साय के मुखारबिंद से उन बातों को सुनिए। हाँ, डबल इंजन की सरकार है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 4,842 करोड़ कर हस्तांतरण के रूप में मिला है और इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास में होगा और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से भारत सरकार का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। राजनीतिक गलियारों में कयासों के दौर में विश्वस्त सूत्रों ने बताया है, ये शब्द मीडिया में आम प्रचलन की भाषा होती है, लेकिन एक खबर जो काफी लंबे समय से चलवाई जा रही थी वो यह था कि कोरबा से सरोज पांडे को टिकट मिलेगी। सरोज पांडे जी के बारे में जानना समझना आवश्यक है कि आखिर क्या कारण रहा कि 2014 में मोदी लहर में चुनाव हारने के बाद 2 विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव भी हुआ, तब भी उन्हें टिकट नहीं दी गई। वो अलग बात है कि 6 साल पहले उन्हें राज्यसभा भेजा गया था, लेकिन हाल में ही 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, वहाँ सरोज पांडे जैसी एक बड़े कद की नेता से कहीं कोई प्रचार नहीं करवाया गया। इस रणनीति का भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हुआ। प्रचार क्यों नहीं करवाया गया, इस पर राजनीतिक पंडितों का अपना अपना दृष्टिकोण है, लेकिन अंदर खाने की जो बातें हैं यह चलकर आ रही है कि कोरबा से सरोज पांडे को टिकट देने का पार्टी मन बना चुकी है। कुछ मीडिया संस्थान तो काफी जिम्मेदारी के साथ इस खबर को चला भी रहे हैं। कुछ समय बाद इस कुहासे से पर्दा हट भी जाएगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि सरोज पांडे की जो भूमिका केंद्रीय राजनीति को रही, वर्ष 13-14 में वो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, राष्ट्रीय महासचिव रही बाद में, लेकिन अभी फिलहाल जब पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ऐसे में सरोज पांडे की भूमिका छत्तीसगढ़ में क्या होगी यह सुनिश्चित करने का वक्त आ चुका है। दरअसल काफी लंबे समय से सरोज पांडे, जो कि अपने आक्रामक बयानबाजी के कारण जानी जाती रही, लेकिन उन्हें क्या चुप कराया गया है, वो फिलहाल कहीं कोई आक्रामक बयानबाजी कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ में नहीं दे रही हैं। क्यों नहीं दे रही हैं, किस लिए नहीं दे रही हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 12 नवंबर 2023 को जब बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने निकाली थी शराबबंदी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में, उस समय की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध शराबबंदी की मांग को लेकर, तब सरोज पांडे उस रैली में शामिल थी। स्मृति ईरानी ने पूरी रैली को एड्रेस किया, वही एक प्रमुख चेहरा थी, लेकिन सरोज पांडे कहीं पीछे नजर आ रही थी। उनकी भूमिका को लेकर
तब तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। आज वक्त आ गया है इस बात को समझने का कि राजनीति में हर दिन एक जैसा नहीं होता। बात सरोज पांडे के बाद विजय बघेल की। बीता चुनाव यानी 2019 का लोकसभा चुनाव बेहद विषम हालातों में विजय बघेल ने दुर्ग से तकरीबन 3,93,000 वोटों से जीता था। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी लोकसभा सीट की जीत है, वह भी तब जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बन चुकी थी। वीवीआईपी जिला दुर्ग कहलाता था। वहीं से सीएम, वहीं से होम मिनिस्टर, वहीं से रविंद्र चौबे और वहीं से एक और मंत्री रुद्र गुरु, यानी 4 मंत्री चुनकर आए थे, मंत्रिमंडल में शामिल थे। वो सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन भाजपा ने तुरुप का इक्का चलते हुए विजय बघेल को मैदान में उतारा और बाजी एकदम से पलट गई। यही कारण है कि विजय बघेल को बाद में विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र समिति के संयोजक की अहम जिम्मेदारी दी गई। उनके तरफ दारोमदार था कि वो महतारी वंदन योजना और किसानों को धान का 31 रुपए प्रति क्विंटल देने की योजना को उस घोषणा पत्र में शामिल करवाएं। ऐसी एक से बढ़ के एक तमाम घोषणाएं उस घोषणा पत्र में शामिल की गई। भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली, लेकिन विजय बघेल पाटन से विधानसभा चुनाव अपने चाचा उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हार गए। बावजूद इसके अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि विजय बघेल को दुर्ग से पार्टी टिकट देने वाली है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। राजनीति में अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटों में किन किन का नाम चल रहा था, चिंतन मंथन क्या क्या होता रहा। 29 फरवरी की रात को क्या कुछ हुआ, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय और अरुण साव भी मौजूद थे। अलग अलग लोकसभा सीटों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बिलासपुर की, जहां के सांसद अरुण साव रहे, लेकिन फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं, यहां से नाम चल रहा था रजनीश सिंह, प्रफुल्ल शर्मा, लखनलाल साहू जो पुराने सांसद थे, तोखन साहू, ब्रिजेश शुक्ला, डॉक्टर ललित माखीजा, डॉक्टर विनोद तिवारी और मौजूदा बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल, यहाँ इनके नामों पर चर्चा हुई। जबकि कोरबा से सरोज पांडे की प्रबल दावेदारी के अलावा विकास महतो, देवेंद्र पांडे, हितानंद अग्रवाल, डॉक्टर शर्मा, नवीन पटेल और जगत बहादुर के नाम पर भी विचार किया गया। जांजगीर से गुरुदयाल पाटले, कमलेश जांगड़े, राजेश्वर पाटले, वेदराम मनहरे, नवीन मार्कंडे पूर्व विधायक, डॉक्टर कृष्ण कुमार बांधी पूर्व विधायक, कमला पाटले, गुहाराम अजगले, संतोष लहरे, अम्बेश जांगड़े का नाम चर्चा में रहा। जबकि राजनांदगांव से पूर्व सांसद और डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह के अलावा पद्मश्री फूलबासन बाई, कोमल सिंह राजपूत, रमेश पटेल, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव के अलावा मौजूदा सांसद संतोष पांडे जो स्वाभाविक रूप से प्रबल दावेदार हैं, इनके नामों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बात रायपुर की करें तो यहाँ सुनील सोनी जो सांसद हैं, उनके अलावा लक्ष्मी वर्मा, अंबिका यदु, संजय श्रीवास्तव, केदारनाथ गुप्ता, ओम प्रकाश वर्मा के अलावा बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर भी चर्चा हुई। इसी तरह सरगुजा लोकसभा सीट से कमल भान सिंह, राम सेवक पैकरा जो पूर्व गृह मंत्री थे, विजयनाथ सिंह, रामकृष्ण सिंह की दावेदारी पर विचार किया गया। रायगढ़ से आरपी साय, गोमती साय, सुषमा खलको, गेंदलाल कंवर, सत्यानंद राठिया और शांता साय के अलावा गणेश राम भगत पूर्व मंत्री, रजनी राठिया के नाम पर चर्चा हुई। इसी तरह महासमुंद से 2 बार के लोकसभा सांसद चंदूलाल साहू और मौजूदा सांसद चुन्नीलाल साहू में किसे टिकट दी जाए, इस पर काफ़ी चिंतन मनन हुआ। इसी तरह कांकेर से मौजूदा सांसद मोहन मंडावी के विकल्प पर भी चर्चा होती रही। इसी तरह दुर्ग लोकसभा के बारे में जब चर्चा हुई तो स्वाभाविक रूप से विजय बघेल जो मौजूदा सांसद हैं, इनके लिए ये सीट फिलहाल सुरक्षित मानी जा रही है। उन्हें पार्टी फिर से रिपीट कर सकती है, दोबारा टिकट दे सकती है। हालांकि कुछ अन्य नामों पर भी चर्चा हुई, जिसमें सरोज पांडे, दीपक ताराचंद साहू के अलावा कई अन्य नाम है जिस पर चर्चा होती रही। लेकिन हमारे पास जो जानकारी चल कर आ रही, जो पुष्ट जानकारी है, उसके अनुसार विजय बघेल के लिए पार्टी ने दोबारा से चुनाव लड़वाने का मन बना लिया है। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती तब हम इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन राजनीति में अंतिम समय में कब क्या हो जाए कह पाना मुश्किल है। जिस तरह से क्रिकेट में अंतिम गेंद में भी बाजी पलट जाती है, ऐसा कई बार देखा गया है। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो सांसद हैं जिनके टिकट कटने की चर्चा
बीते 4-5 दिनों से हो रही थी। कुछ न्यूज एजेंसी ने बाकायदा नाम लेकर खबरें भी चलाई। हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं, लेकिन जो संभावनाएं होती है उस पर भी हमें विचार करना होगा। व्यक्तिगत राग द्वेष से अलग राजनीति को खुले मन से समझना होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ की राजनीति किस करोड़ पर बदल रही है। उससे पहले आपको घमंड से भरा हुआ एक वीडियो समझना होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है। अक्टूबर 2023 का एक वीडियो है जब CGPSC में मेरिट सूची के घोटाले की जांच की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम युवा सड़कों पर उतरे थे और उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बड़ी ही बेशर्मी से कुछ बयान दे रहे थे। वो बयान आज इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि CGPSC के उस समय के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के विरुद्ध बाकायदा बालोद जिले के अर्जुंदा थाने में FIR दर्ज हुई है। ये FIR पहले भी दर्ज हो सकती थी। फिलहाल EOW के बाद जब CBI जांच हो रही है, ऐसे में थाने में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है उसमें विस्तार से सारी बातें आई है, इसलिए यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। ढेर सारे सफेद पोशों के गिरेबान में हाथ डालने से पहले सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। फिलहाल भूपेश बघेल के उस बयान को आप देखिए, उससे आपको एहसास हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का युवा कितना समझदार है। क्या यही वो वीडियो है, यही वो बयान है जिसके बाद छत्तीसगढ़ का पासा पूरी तरह पलट चुका था और युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, जिसका लाभ लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार PSC के मामले में बात कर रहे हैं। अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया है, न कोई शिकायत की है। आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में बैठे हुए लोगों के रिश्तेदार और अधिकारियों के हैं। मैं दावे साथ कर रहा हूँ, एक भी मंत्री, एक भी विधायक किसी का रिश्तेदार नहीं है, तो सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। दूसरी बात, अधिकारियों के बारे में तो कोर्ट में जवाब वो लोग दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें 4-8 का फार्मूला चला गया, यानी 4 पुराने चेहरों को मंत्री बनाया गया है, 8 नए चेहरों को मौका दिया गया है। लगता है लोकसभा में भी यही फार्मूला अपना जाएगा, 4 नए होंगे और 3 पुराने वालों को फिर से मौका दिया जा सकता है। जिन नामों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो 8 नाम कौन कौन से हैं जिन्हें पार्टी फिर से रिपीट नहीं कर सकती। आगे उनके लिए हालांकि कुछ बेहतर सोचा जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा संतोष पांडे की है, जो पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे, ये संगठन के व्यक्ति जाने जाते रहे। 2019 में जिस तरह से उन्होंने शानदार जीत राजनांदगांव से हासिल की, उनके बारे में भी चर्चा है कि पार्टी ने उनके लिए कुछ नई जिम्मेदारी सोची है। यही कारण है कि मधुसूदन यादव का नाम ज़्यादा चर्चा में है। हालांकि वो पूर्व में सांसद रह चुके थे 2009 से लेकर 14 तक, लेकिन मोदी लहर का फायदा दिलवाया गया अभिषेक सिंह को। उनकी टिकट काटकर उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने पुत्र अभिषेक सिंह को लॉन्च किया। बाद में मधुसूदन यादव को 2014 के ही आखिरी में महापौर बनवाया गया। लेकिन मधुसूदन यादव के प्रति जो राजनांदगांव में सहानुभूति है और जो नाम चर्चा में है, हालांकि वो विधानसभा चुनाव में असफल हुए थे, बावजूद इसके संतोष पांडे की जगह उन्हें टिकट देने की एक चर्चा है। फिलहाल ये चर्चा ही है, ऐसे ही कई और चर्चाएं हैं। अन्य 7 नाम जिनकी टिकट कट सकती है, उन नामों पर यदि गौर करें तो रायपुर से सुनील सोनी, बिलासपुर से अरुण साव, जांजगीर चांपा से गुहाराम अजगले, गोमती साय, सरगुजा से रेणुका सिंह, हालांकि ये विधायक बन चुकी हैं, कांकेर से मोहनलाल मंडावी, महासमुंद से चुन्नीलाल साहू। ये वो नाम है जिनकी जगह नए लोगों को मौका मिल सकता है। गोमती साय तो विधायक बन चुकी रायगढ़ से, इसलिए उनके बारे में तो माना जा सकता है। कुछ विधायकों को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है, इनकी भी सूची हमारे पास आ रही है। कुछ प्रबल दावेदार हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से अलग हटकर मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहा हूं जिसका सीधा सरोकार आपसे है। मेरी यात्रा भोपाल से दुर्ग की ओर हो रही थी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मैं 1 मार्च को यात्रा कर रहा था। उस यात्रा के दौरान क्या कुछ हुआ जिसे आपको समझना होगा, चंद सेकंड में आगे हम लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सप्रेस से भोपाल से भिलाई जाते वक्त IRCTC की ये चाय कॉफ़ी पीने की मैं कोशिश कर रहा था, और अमूमन चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने देखा हाथ में जो कप है मेरे, यहाँ एक हल्का सा प्लास्टिक है। जाहिर तौर पे इसमें गर्म खौलता हुआ प्लास्टिक के अंदर अगर चाय कॉफ़ी जाएगा तो ये प्लास्टिक मेरे पेट में जाएगा। ये मेरी आशंका थी या सच्चाई,
इसे आप समझ सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा तो ये हाथ में प्लास्टिक मेरे आ जाए, कई बार हमने देखा भी है। भाई साहब, ये जो आप कप लेके आ रहे हैं, आपके हिसाब से कप है कि प्लास्टिक है? ये कप कागज का है कि प्लास्टिक का है? कागज का है। कागज का है। और यदि मैं पानी डाल के इसमें अगर प्लास्टिक अगर मेरे हाथ में आ जाए तो? प्लास्टिक है ही नहीं तुम्हारे। प्लास्टिक नहीं है, ये जो दावा कर रहे हैं, मैं आपके सामने अभी इसे दिखाऊंगा पानी डाल करके, और प्लास्टिक मेरे हाथ में आएगा। तो ये जो गलतफहमियां थी कुछ लोगों की, दूर करनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इसे हम लाइव देखें, समझें कि किस तरह से कौन सच्चा है कौन झूठा है। धोखा मुझे भी था पहले, लेकिन अब इस धोखे को मैं कैमरे के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक मेरे हाथ में आ चुकी है। ये भाई साहब अभी तक जो कह रहे थे, भाई साहब बताइए प्लास्टिक है या कागज है? मुझे बताइए साफ साफ। ये आपको जो दिख रहा होगा, ये प्लास्टिक है या कागज है? बोलिए, क्या है, प्लास्टिक है कि कागज है? बताइए क्या है अंदर है। अंदर क्या है? प्लास्टिक। अब तक जो कागज कह रहे थे अपने मुंह से, अब ये प्लास्टिक कह रहे हैं। ऊपर से कैमरा झूठ नहीं बोलता। अब तक धोखा था मुझे भी और आपको भी। तो मैं माननीय मोदी जी और रेलवे मंत्रालय और सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश आपको साधुवाद कर रहा है, मैं भी आपका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन जाने अनजाने ही सही इस तरह से देश को बचाना है। प्लास्टिक अगर हमारे पेट में जाएगा तो जाहिर तौर पे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। जागरूकता की पहले एक छोटा सा एक वीडियो मैंने बनाया छत्तीसगढ़ तक। मैं पवन केसवानी आपके साथ लगातार बना रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद। पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अलग हटके कुछ राजनीति कर रही है। खासकर मध्य प्रदेश की चर्चा रही, जहां लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की जगह डॉक्टर मोहन यादव को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से साध्वी प्रज्ञा की जगह मैदान में उतारा जा रहा था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो कि खुद एक कद्दावर नेता है, उन्होंने अपनी इच्छा बताई पार्टी को कि वो अपनी पुरानी सीट विदिशा से ही चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि उनकी इच्छा का पालन होगा। कुछ सीटें तो ऐसी है जहां से लगभग माना जा रहा है कि वही कैंडिडेट होंगे जिनके नामों के ऐलान की औपचारिकता भर बाकी है। तो ऐसे प्रमुख नामों पर गौर करें तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गुजरात गांधीनगर से अमित शाह, उत्तर प्रदेश लखनऊ से राजनाथ सिंह, कर्नाटक हुबली धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, असम डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, गुजरात भावनगर से मनसुख मांडविया, मध्य प्रदेश मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, कर्नाटक से शोभा करन जैसे तमाम नामों की एक लंबी लिस्ट। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ग्वालियर से भी संभावना प्रकट की जा रही है। ऐसी संभावनाओं से आगे हमें समझना होगा कि आखिर कैसी रणनीति रही होगी जो भारतीय जनता पार्टी जो 84-85 में महज 2 सीटें थी, जिसकी आज वो 400 पार की न केवल रणनीति बना रही है बल्कि वहां सफलता भी मिलती नजर आ रही है। ऐसे बदले हुए हालात को हमें समझना होगा कि आखिर कैसे जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। लेकिन उससे अलग जो लोग राजनीति को एक कारोबार समझते हैं, धंधा समझते हैं, किस तरह से आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जैसे लोग राजनीति में आते हैं। कुछ अलग हटके राजनीति की बात करने वाले जो कभी कहते थे कि मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि राजनीति में नहीं आऊंगा, और तो और उन्होंने यहां तक भी कह दिया था कभी भी भाजपा कांग्रेस के साथ हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे बदले हुए हालात में यही अरविंद केजरीवाल जो प्रभु श्री राम के अयोध्या मंदिर का विरोध अपनी नानी के नाम से लेके कर रहे थे, आज वो वीडियो बनवाते हैं। चंद सेकंड में आप अरविंद केजरीवाल जैसे अवसरवादी नेताओं को देखिए, उसके बाद हम आगे कुछ और चर्चा करेंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। आज मैं अपने परिवार के साथ, भगवंत मान साहब अपने परिवार के साथ अयोध्या जी में रामलला जी के दर्शन करने के लिए आए। रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बनके तैयार हुआ है। अरविंद केजरीवाल हो या भूपेश बघेल, ऐसे ही अवसरवादी लोगों के कारण आम लोग राजनीति में आने से हिचकते हैं। साफ सुथरे, पढ़े लिखे, योग्य,
चरित्रवान लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति का ऐसे ही विकृत रूप प्रस्तुत होता रहेगा, जिससे जनता भी ठगी जाएगी, देश और समाज का हित होगा। इसलिए हमारी गुजारिश है, हमारी विनती है, हमारी प्रार्थना है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, जिससे देश और समाज का भला हो। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।